एक छोटी सी जगह से, बलिया से निकलकर, जी किसान परिवार से निकलकर, सिर्फ नौकरी की तलाश में जो शख्स दिल्ली आता है जी। और फिर अपने लिए कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, इतनी बड़ी पहचान बनाता है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तो मुझे इन्वायरमेंट मिला, मैं नहीं जानता। जब दिल्ली आया तो पहली बार सुना कि आर्ट क्या होता है, आर्ट का जो शब्द है। तो जिंदगी ने थपेड़े मार मार के सिखाया। कोई कंप्लेंट नहीं थी, हम्म वी वेर हैप्पी पीपल। हम्म बट जब यहाँ आए बड़ी दुनिया में तो अनहैप्पीनेस का थोड़ा सा स्वाद यहाँ चखना पड़ा। पेंटिंग्स खरीदते वक्त दिल से खरीदे या दिमाग से? डिपेंड करता है कि क्लाइंटेल जो है, जो जो खरीदार है, वो किस रेंज में आता है, उसी का कसूर है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं बिट्स एंड पीसेस, जहां हम किसी शख्सियत के जीवन के छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर समझते हैं उनकी पूरी कहानी। कहते हैं कि सपनों की असली कीमत वही जानता है जिसने उन्हें संघर्ष की आग में तपकर हासिल किया हो। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी ही शख्सियत, RN सिंह। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर सीमित संसाधनों के बीच अपने सपनों को आकार देना और फिर दुबई जैसे वैश्विक मंच पर प्रोग्रेसिव आर्ट गैलरी जैसी पहचान बनाना, यह सिर्फ सफलता की कहानी नहीं बल्कि हौसले, धैर्य और दूरदृष्टि की कहानी है। उन्होंने भारतीय आधुनिक कला के दिग्गजों MF हुसैन, FN सोजा, SH रजा की विरासत को दुनिया तक पहुंचाने का काम भी किया है। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी उपलब्धियों की बात नहीं करेंगे, हम जानेंगे उन बिट्स एंड पीसेस को जिन्होंने एक साधारण शुरुआत को एक आर्ट एम्पायर में बदल दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है RN सिंह सर। थैंक यू जी। आपके बारे में बहुत सुना है और जो दिग्गज जितने भी कलाकार कहे जाएं, भारत के बाहर के, हर किसी से आपका सामना ज़रूर हुआ है, हर किसी के साथ आपने काम किया है। उन तमाम सवालों पर आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जगह से, बलिया से निकलकर एक व्यक्ति जो किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता है, और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। जी जो लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारी सीमित धाराएं हैं, सीमित सब कुछ है, संसाधन है, उसमें सपने ऊंचे नहीं देख सकते, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि सपने ज़रूर देख सकते हैं और पूरे भी होते हैं। मैं सहमत हूँ आपकी राय से। तो एक छोटी सी जगह से, बलिया से निकलकर, जी किसान परिवार से निकलकर, सिर्फ नौकरी की तलाश में जो शख्स दिल्ली आता है जी। और फिर अपने लिए कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है, इतनी बड़ी पहचान बनाता है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जी, पहला नाम लूँ तो डेस्टिनी ही कह सकता हूँ, हम्म क्योंकि मैं नहीं मानता कि मैं कर पाया। बट एक आदमी को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए तो मेरे ख्याल से सफलता की कोई सीढ़ी मिल जाती है उसको, हम्म या फिर वो कोई उसका सपना बुने तो वो हासिल कर सकता है। हम्म तो मुझे इन्वायरमेंट मिला, मैं नहीं जानता। जब दिल्ली आया तो पहली बार सुना कि आर्ट क्या होता है, आर्ट का जो शब्द है हम्म वो फर्स्ट टाइम सुना। अच्छा, आपको पहले यही लगता होगा, पर दीवारों पे बना लिया, घर में बना लिया, नोटबुक में इतना भी नहीं, बना इतना भी हाँ, नहीं, आर्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब पहली बार गैलरी में गया तो आई वाज सरप्राइज कि होता क्या है, क्यों लोग बनाते हैं, कौन लोग बनाते हैं, क्या होता क्या है, इसका मतलब क्या है। हम्म, तो दैट वाज द इम्प्रेशन। इन एज ऑफ 21 एक बड़ी एज निकल जाती है, हाँ, क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता था ना। एक्सपोजर नहीं होता है। फिर यहाँ आर्ट गैलरी से आप जुड़े कैसे और फिर आगे क्या हुआ? जर्नी इतनी सक्सेसफुल कैसे रही? तो क्या हुआ कि एक तो आया तो था बिल्कुल नौकरी के लिए। पिताजी ने कहा कि तुम नौकरी नहीं करोगे, कुछ तनख्वाह कुछ मनी ऑर्डर भेजोगे तो मैं बाकी भाई, तुम्हारे भाइयों का और बहन की शिक्षा का प्रबंध करूंगा, और वो लोग भी पढ़ लिख पाएंगे तो उनकी शादी विवाह नौकरी का प्रबंध होगा। पर तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हो। तो मैं सबसे बड़ा था। हम्म तो जो संस्कार मिले थे बचपन में वो ये थे कि पिताजी माँ ही ईश्वर के बराबर होते हैं और उन्हें वो जो कहें वो करना है। और ये रामायण और गीता और तमाम चीज़ें वहाँ हम पढ़ के बड़े हुए तो यही सब सिखाया गया था। दुनियादारी में स्किल, एजुकेशन, कोई लाइफ का कोई प्रोफेशनल
ट्रेनिंग एक्सपेक्ट, ट्रेडिंग, ये वो सब सब कुछ नहीं था ही था। नहीं। हाँ। ये था कि तो जिंदगी ने थपेड़े मार मार के सिखाया। मतलब मैंने एंजॉय भी किया। मेरे ख्याल से वो छोटी सी जिंदगी बड़ी सुंदर थी अच्छा। कि धान की खेती है, गेहूं की खेती है, पिताजी के साथ खेतों में जा रहे हैं, खा रहे हैं, गाय भैंस चरा रहे हैं, तो जो शिक्षा ले सकते हैं वो ले रहे हैं, हम्म। तो कोई कंप्लेंट नहीं थी। हम्म। वी वर हैप्पी पीपल। हम्म। बट जब यहाँ आए बड़ी दुनिया में, तो अनहैप्पीनेस का थोड़ा सा स्वाद यहाँ चखना पड़ा, हम्म। क्योंकि वहां तो वही दुनिया थी, हमें हम्म। पता ही नहीं था कि दुनिया और कुछ होती है। हम्म। तो दैट वाज द ब्यूटी। बट यहाँ पे तो जब हर महीने उनको मनी ऑर्डर जाने लगा, ही वॉज वेरी हैप्पी। सबकी फीस जाने लगी, कपड़े अच्छे होने लगे, ये होने लगे, मैं भी खुश था कि मैं कुछ कर घर पा के रहा हूँ। काम आ रहा हूँ। फिर धीरे धीरे लाइफ थोड़ी हमारी डेवलप भी होती गई, क्योंकि पैसे के साथ ही होती है। हम्म। तो वो मैं कमाता गया, फिर एक दूसरे भाई को ले आया, उसकी गवर्नमेंट का जॉब लगवा दिया, फिर दो कमाने लगे। तो ये लाइफ तो ऐसे चलती रही। लेकिन मेरी लाइफ का ये था कि ये जानता तो था कि मैं नौकरी कर रहा हूँ। मुझे मेरे एक रिश्तेदार थे, बड़े अच्छे ओहदे पे थे, उनका नाम मार्कंडे सिंह था। आपने पता नहीं नाम सुना कि नहीं सुना, सुना है मैंने। लेफ्टिनेंट जी। गवर्नर थे। तो वही बुलाए थे, उन्होंने ही नौकरी लगवाई उस गैलरी में भी प्राइवेट, लेकिन बाद में उन्होंने बैंक में लगवाया, इंडियन एयरलाइंस में लगवाया। लेकिन मैं इसलिए नहीं जा पाया कि मैं ये मन बना चुका था कि मुझे कुछ सीखना है। और वो आर्ट का जो वहाँ पे काम होता था, आप एंजॉय करने लगे थे। एंजॉय करने लगे थे। एक तो वो मतलब रियली स्टार्टेड एंजॉइंग कि ये तो नई दुनिया है, नई चीज है। तो ये मुझे लगा कि मुझे सीखना चाहिए, और शायद कोई भविष्य होगा तो मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा। तो जब नौकरी कर ही रहा हूं तो सीख भी रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ता है। फिर मैं और संजोग ऐसा था कि वो गोल्डन पीरियड था, वहाँ हुसैन साहब आते थे, सूजा आते थे, रजा आते थे, राम कुमार आते थे, क्योंकि और कोई गैलरी नहीं थी। और ये सारे इतने बड़े लोग, इतना सब बड़ा अरे नाम। एक से एक दिग्गज लोग। और मेरी मित्रता ऐसे हुई कि उनका कुछ काम होता था, होता ही था, मैं एक तरह से इंचार्ज हो गया था गैलरी का। तो कोई भी काम होता था उनको तो मुझसे कहते थे, मेरे साथ बैठते थे, मेरे साथ चाय पीते थे। गायटोंडे जैसा आदमी जो कभी आधे घंटे में एक शब्द, एक लाइन बोलता हो, वो मुझसे बैठ के बात करना पसंद करने लगे। से तो उन दिनों एक मुश्किल बात थी कि मैं थोड़ा यंग था, तो उनके लेवल पे मैं इंटरेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा होता था। हाँ। बट लर्निंग हाई लेवल पे चली गई थी, क्योंकि जो कुछ सुन रहा था वो तो मतलब इस संसार के लोग जानते ही नहीं होंगे। तो इन बड़े कलाकारों के साथ आपका जुड़ा हुआ, और इनसे आपने जीवन के वो क्या अमूल्य सीख ली? कुछ तो आपने मतलब इनके संसर्ग में बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए मैं एक चीज कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जो भी वजूद है वो आर्टिस्टों की सीख है। और आर्ट जो हमें सिखाता है वो सिर्फ ये नहीं कि हम पेंटिंग करते हैं, या पेंटिंग के पीछे फिलॉसफी क्या है, उसके ह्यूमर और एस्थेटिक को कितना एंजॉय करते हैं। ये भी है कि हम अपनी लाइफ को एवरी डे थोड़ा सा कैसे परफेक्ट कर रहे हैं। एवरी डे वन स्टेप अहेड वी आर ट्राइंग टू रीच टू ए बेटर पर्सन। जो उनकी फिलॉसफी ये सिखाती है। आर्ट जो होता है ना, वो एक तरह से दवा है, मरहम है। अच्छा, तो ऐसा जैसे एक आम व्यक्ति के नजरिए से देखें कि अक्सर चित्र जो कला होती है वो समझ में नहीं आती, मतलब कलाकार कहना क्या चाह रहा है, और कई बार तो बहुत ही वियर्ड सा लगता है कि क्या बना दिया। तो मतलब उसके पीछे की भावना क्या होती है, कैसे समझ सकते हैं हम कि वो उसमें संदेश क्या है? देखिए, कोई भी चीज, हमें डांस फॉर्म एंजॉय करना हो, म्यूजिक एंजॉय करना हो, साहित्य में कोई पोएट्री एंजॉय करना हो, तो एक तो हमें थोड़ी आदत तो डालनी पड़ेगी। ये हम डालते नहीं हैं, अचानक कह देते हैं कि मुझे आर्ट के बारे में पता लगना चाहिए, कोई स्टोरी बता दो। तो वो हमेशा गलत होता है। कुछ उसकी प्रैक्टिस करके, कुछ जान के, कुछ समझ के यदि हम उधर अपने ध्यान को ये ले जाएं,
तो सीखने को काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। जो मेन कलाकार हुए हैं, जो जिनके लिए कह सकते हैं कि 10-15 जो आर्टिस्ट हैं जिनके साथ मैं एसोसिएट रहा हूँ, जो अभी हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलाकारों में हैं, जिनकी दुनिया में पेंटिंगें ऑक्शन में जाती हैं, क्रिस्टीज सोथबीज में और बड़े ऑक्शन हाउसेज में। हर पेंटर के पीछे कोई ना कोई वो जिंदगी का एक फिलॉसफी लेके पेंट करता है। जैसे किसी की भी कहीं से भी बात शुरू हो, बट ये आपके लिए भी समझाना बड़ा मुश्किल होगा इतने कम समय में, क्योंकि कभी बात करें तो लंबी बात होगी, कि ये इस आर्टिस्ट जैसे रजा हैं, एस.एच. रजा हैं, तो कभी किसी टीचर ने उनको बचपन में बताया था कि ये जो डॉट है, बिंदु है, यही यूनिवर्स है, और यहीं से, और जो कुछ नहीं है वहीं से सब कुछ है। तो एक छोटी सी टीचर ने अपनी कैपेसिटी बट में कितनी बड़ी बात थी वो। लेकिन इंटायर लाइफ उस बिंदु को उन्होंने छोड़ा नहीं, और बिंदु उनके लिए वो डार्ट जो था, वो यूनिवर्स था, वो हमारा सौरमंडल भी था, वो अर्थ भी थी, और वो दुनिया का पूरा चक्र उनका वही बना। तो एक छोटी सी फिलॉसफी को लेके वो करते रहे। जैसे गणेश पाइन है कलकत्ता से, वो मिस्ट्री, तो उनकी लाइफ जहाँ आप देखेंगे तो शुरू से किसी वजह से उनकी लाइफ में मिस्टीरियस चीजें हैपन हुई होंगी, फिर उनको मिस्ट्री पसंद करने लगी, पर पूरी लाइफ वो मिस्ट्री ही पेंट करते रहे। तो एक मिस्ट्री भी, एक जैसे 9 रस की बात करें हम, 9 रस होते हैं, तो एक तो जब आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो कम से कम आउट ऑफ 9 रस एक रस तो होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। नहीं तो पता कैसे लगेगा? आपको बता दूं, 90% आर्टिस्ट को पता ही नहीं है किसी भी पेंटिंग में 9 रस नहीं, वो सोचते हैं कि कुछ बनाना ही आर्ट है। तो 9 रस लाने के लिए कोई ना कोई फिलॉसफी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सिंपली तो नहीं होगा। तो बेसिक क्या बात है, आज जो बहुत लॉन्ग रेंज ऑफ पेंटिंग्स आप देखते हैं, उसमें आर्टिस्टों को न तो पढ़ाया गया है, न बेचारे जानते हैं कि उस थियरी को कैसे इम्प्लीकेट करना है, कैसे उसको यूज में लाना है, जो लोगों को ह्यूमर दे, जो लोगों को सौंदर्य बोध का दर्शन कराए, लोगों को फील गुड कराए, लोगों को ट्रांसफॉर्म करे। तो मोस्टली जो मास्टर हैं, सबकी फिलॉसफीज है, मैं सब पे डिस्कस कर सकता हूँ लंबे समय तक। ये वो फिलॉसफीज हैं जो एक एजुकेशन के, एक एक्सपीरियंस के बाद आती हैं। और हुसैन जी के साथ का कोई अनुभव बताइए ना, जो मतलब आपको यादगार रह गई हो। हुसैन साहब के साथ तो अनुभव ही अनुभव है। हुसैन साहब के साथ मैं क्या बताऊं, हुसैन साहब इतने अच्छे दोस्त थे कि मुझे वात्स्यायन ने लिखा है औरतों के बारे में कि 8 तरह की औरतें होती हैं। तो हमारे साथ जब कभी वो बैठते थे तो उन्होंने अध्ययन किया था, मैंने नहीं किया था, लेकिन बोलते थे कि अरे सुनो, ये देखो ये लेडीज आ रही है, ये आउट ऑफ 8 किस में लेंगे? गजगामिनी है, संकिनी है, पद्मिनी है। तो मतलब इतना मुझसे खुले हुए थे, इतना हम लोग हंसी मजाक भी करते थे, बट उनको जज करने का एक माइथोलॉजिकल, एक हिस्टोरिकल ये भी था कि एक लेडी के कंपोजिशन को भी वो जज करते। रही हुसैन की बात, हुसैन समाज के आर्टिस्ट थे, वो टाइम के साथ चले हैं, हर टाइम को उन्होंने कैच किया है। कोई ऐसा समय नहीं आया, चाहे वो फिल्म का हो, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे युद्ध का हो, चाहे पुराने कोई महाभारत और रामायण का हो, उन्होंने कोई सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं। चाहे ब्रिटिश राज हो, 50 साल मनाए जा रहे थे, तो चाहे मदर टेरेसा को लेके किया, तो उन्होंने जितने हमारे ज्वलंत इशूज थे, या जिसको कह सकते हैं कि दुनिया उस पर ध्यान दे रही थी, उस पे अपने पेंटिंग के माध्यम से, जो लैंग्वेज के माध्यम से उन्होंने उस पे काम किया। तो एक बात जो मुझे हमेशा मतलब चिंताजनक लगती है कि अक्सर हमारे समाज में ये हम कहते हैं कि कला जो है, आर्ट जो
इस तरह के कलाकार हैं, कुछ एक ही हैं जो अपना नाम कमा पाए, जगह बना पाए और अक्सर लोग इस दुनिया में नहीं उतरना चाहते हैं। एज़ अ हॉबी तो रख सकते हैं, लेकिन करियर नहीं। तो क्या अभी आपको लगता है कि मौजूदा समय में इसे करियर के रूप में अपनाया जा सकता है? जैसे दीप्तु की बात कर रहे हैं तो 100% देना पड़ेगा। हुँ, यदि 100% देते हैं, ये तपस्या है। देखिए एक डांसर, क्लासिकल डांसर आती है प्लेटफॉर्म पे तो वो 10-15 साल पूरी प्रैक्टिस करके एक दिन प्ले आती है परफॉर्म करने के लिए। हुँ, आसान नहीं होता है। या एक म्यूजिशियन भी। हुँ, तो एक आर्टिस्ट को भी लगातार स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, फिलॉसफीज को पढ़ना चाहिए, आर्टिस्टों, साहित्यकारों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद कुछ कुछ नॉलेज भी होना चाहिए, कुछ कंपोजिशन और ड्रॉ करने की ताकत भी होनी चाहिए, तब जाके वो सब मिलता है। हुँ, तो 100% कोई नहीं करता है, सबको एक नाइट में शॉर्ट कट लेके और आर्टिस्ट बनना है, तो होगा नहीं। हुँ, हम लोग और दूसरा क्या है, अच्छी गैलरियों के साथ रिश्ते भी होने चाहिए। एक तो मैं ये चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि 99% गैलरी ओनर्स ही एजुकेटेड नहीं है। गैलरी तो चला रहे हैं, हुँ, उनको आर्ट की कोई नॉलेज नहीं है, हुँ। बल्कि आर्टिस्टों से उल्टा पूछते हैं कि तुम किस कॉलेज के पढ़े हो, जैसे उनको कॉलेज के बारे में मालूम हो कि उसका ट्रेंड क्या रहा है, उनका हुँ। बैकग्राउंड क्या मतलब रहा। कुल मिला के देखें तो इस दुनिया में अभी कला और किसी भी कला का कोई भी फॉर्म हो, उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं दिया गया है। ये तो यहाँ हमारे यहाँ साहित्य भी, कला भी, म्यूजिक भी घरानों की वजह से या अपने प्रयासों से जितनी निखरी हुँ, है, लेकिन कोई स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, हुँ, कोई एक्ट नहीं है, कोई हुँ, फॉर्मेट नहीं है, कोई लॉ नहीं है, हुँ, ये सब कुछ नहीं है, कुछ सिस्टम नहीं बना है। ओनली हमारा जो हमारी जो सिविलाइजेशन है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं, जो माइथोलॉजी है, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो इतने रिच रहे हैं कि उतने को ही जान के एक आर्टिस्ट जो निकला है वो निकल पाया है। हुँ, लेकिन कुछ सिस्टम नहीं बना है, कुछ तैयारी नहीं हुई है हुँ। और इतनी पॉपुलेशन है, करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बहुत जो चिंता वाली बात है वो ये भी है कि डुप्लीकेसी, फेक आर्ट फॉर्म कैसे पहचानें? क्या सही है, क्या गलत है? देखिए ये तो वही बात है, फेक तो इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है, मास्टर्स के काम इतने महंगे हो गए हैं। लेकिन फेक में ना, फेक देखिए हर चीज बन रही है। फेक तो घड़ियां बन रही हैं, हुँ, 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 फेक पेन्स हैं, हुँ। फेक हर चीज़ है। शायद ही कोई चीज हो हुँ, जो हुँ। आपको फेक ना मिले। कॉलगेट तक इंसान भी बन रहा फेक है। है, इंसान तो है ही है, काफी फेक है। तो ये बन रहा है, तो ये स्वाभाविक सामाजिक रिएक्शन है, ये होगा। और ये जो लोग बना रहे हैं वो अपने स्वार्थ फायदे के लिए बना रहे हैं, लेकिन नुकसान कर रहे हैं देश का और आर्ट का और समाज का। हुँ, अब समझने के लिए तो जो हमारे जैसा आदमी चाइल्डहुड से स्ट्रेच से लेके सीखता हुआ, एक एक हुँ, ईयर वाइज, फ्लोर वाइज, टाइम वाइज, फेज वाइज, तो वो तो थोड़ा सा नॉलेज गेन किया है कि पकड़ लेगा। जैसे इसका उदाहरण दूं कि जो लता जी को 10 बार 100 बार सुना है, हुँ, तो लता जैसी आवाज में गाने वाली और भी लड़कियां हैं जो सिमिलर आवाज उतनी सुंदर दे सकती हैं। हुँ, लेकिन जो लता जी को जानता है वो तो कहेगा ये लता जी ने पंचम स्वर में लिया है, ये हुँ, उन्हीं का स्वर है, दूसरे का नहीं हो सकता। हुँ, तो हम लोग तो पकड़ लेंगे, हुँ, लेकिन आम आदमी तो नहीं पकड़, उसको क्या मालूम क्या हुँ, है। वो तो हुसैन का कॉपी किया है, तो हुसैन जैसा है, हुसैन नहीं है। क्योंकि हुसैन का वो सब्जेक्ट सोच रहे होंगे तो क्या सोचेंगे ये मैं जानता हूं, क्योंकि हुँ, मैं उनके साथ सालों साल रहा हूं। हुँ, हुँ। तो स्ट्रोक्स मारेंगे तो कैसे मारेंगे, कितनी बोल्डनेस होगी, कितनी पावरफुल लाइंस होंगी, कितना कंपोजिशन उनका तेज होगा, कलर सिलेक्शन उसमें क्या करेंगे, जो जानता है वही जानता है। लेकिन जैसे हुसैन साहब या सूज़ा साहब या रज़ा साहब हम्म, या तमाम और जो बड़े कलाकार निकले, हम्म,
पेंटिंग्स इतनी महँगी क्यों होती है? मतलब करोड़ों तक चला जाता है दाम। तो क्या ये मतलब ये क्यों? ये एक अलग दुनिया है, ये स्टेटस क्लास वालों की दुनिया है। स्टेटस क्लास के लोग उनका जो ईगो प्रॉब्लम है ना, उसका कोई समाधान नहीं। उनके पास 1000 करोड़ की कोठी है, हुँ। सैकड़ों करोड़ की कारें हैं और एम्पायर है पूरा। तो अब क्या बातें क्या करेंगे वो? तो ये है कि हमने अभी एक 5 करोड़ की सूजा खरीदी है या 10 करोड़ का एक गायटोंडे खरीदा है, यही तो बात करेंगे। ये तो बात करेंगे नहीं कि बट मेरी इतनी बीवी महँगी बड़ी बिक सुंदर है और बट इतनी महँगी बिकती क्यों हैं? वो फिर बीच वाले जो ऑक्शन हाउसेज हैं वो हाँ। पैसा कमाने के लिए उसको ऊपर ले जाते हैं। हुँ। हाँ, या फिर कई बार मतलब कहना नहीं चाहिए, ये एक ऐसी भी क्लाइंट हैं जो हम ऑफर करें कि ये 5 करोड़ में ले लो तो नहीं लेंगी और 20 करोड़ में वो मार्केट से ले लेंगी, क्योंकि वो चाहती हैं कि दुनिया जाने कि महंगा आर्ट खरीद सकती हैं। तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। ओके, तो ये जस्ट अपने ईगो को ईगो सैटिस्फाई को करने ईगो वाले वो। सेटिस्फाई, ये स्टेटस क्लास वालों का मामला है। जो पैसे वाला है हुँ। उतनी महंगी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, हुँ, हुँ। लेकिन अब है तो है। तो वो ईगो स्टेटस क्लास, और उसी में कुछ लोग पीछे पड़े हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे तो प्राइसेस बढ़ेंगी, तो उसकी वजह से लोग वो भी थोड़ा महंगा होता तो जाता जो है। मेरा सवाल होना था कि हम्म। पेंटिंग्स खरीदते वक़्त दिल से खरीदें या दिमाग से? तो क्या उत्तर होगा इसका? सवाल ये, इसका उत्तर ये है कि या तो आप स्टेटस के लिए ले रहे हैं हुँ। कि आपके घर में आए तो जल्दी किसी की हिम्मत ना हो कि कुर्सी पे बैठे, खड़े होके पेंटिंग देखते रहें, तो ये प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कर रहे हैं। हुँ, दूसरा, या आप पैसे कमाने के लिए ले रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर दिया, इसमें तो 20-30% से कम एप्रिसिएशन साल का है ही नहीं है, तो बढ़ जाएगा। ओके, सो ये एक इस तरह से भी खरीदारी होती है मन की बात का जो खरीदेंगे पेंटिंग, हुँ, वो फिर डेकोरेटिव आर्ट में आ जाएगा, हुँ, प्रिलिमिनरी स्टेज आ जाएगी। प्रिलिमिनरी स्टेज में लोग नया घर बनाते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, पर्दे लगाते हैं तो लगा देते हैं, हुँ, तो लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि डेकोरेटिव आर्ट है। हुँ, तो अब वहां पे डिपेंड करता है कि क्लाइंटेल जो है, जो जो खरीदार है, वो किस रेंज में आता है, उसी का कसूर है। उसी का कसूर हाँ, है। बिल्कुल। हाँ। ओके, सो ये मेरा कहना है कि जब आप पेंटिंग्स खरीदते हैं, तो हम्म, ये मुझे एक नई जानकारी हासिल हो रही है कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी खरीदा जाता है, मतलब बिल्कुल, निवेश, हाँ? बिल्कुल निवेश। तो ये एक अलग इंडस्ट्री है निवेशकों की? ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप 20 साल का एक्सपीरियंस उठाएं, आप कैटलॉग्स उठाएं ऑक्शन हाउसेज के और चेक करें, तो 20% से सच्ची में कम अप्रिसिएशन नहीं है। कुछ मास्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, हुँ, सबकी नहीं। हुँ, और उस लेवल पे जाने के लिए सारे आर्टिस्ट अपना अपना प्रयास करते हैं, हुँ, लेकिन ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर उसमें अब बिजनेस आता है। हम जैसे गैलरी ओनर्स हुँ, हुँ, उसमें ड्रामा करते हैं, जिसमें स्टॉकिस्ट हूँ, हुँ, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि ऑक्शन में ले जाऊं और इनका मार्केट में और कहीं पेंटिंग ना हो, हुँ। तो फिर मैं दाम बढ़ा के फिर उनका बेच के, क्योंकि स्टॉक तो कर ये चुका पूरा हूं। एक बिज़नेस है। देखो, बिजनेस बिजनेस के तरीके से चलता है। हुँ, प्रमोटर, एज ए प्रमोटर, हम जैसे इस तरह से आपको उदाहरण दूं कि मैं एक फिल्म का डायरेक्टर हूं, हुँ, मैं भी फिल्म बनाता हूं, तो मुझे आर्टिस्ट को समझना पड़ेगा कि आर्टिस्ट की कौन सी फिलॉसफी है, क्या करता है, तो प्रमोट कर पाऊंगा। आर्टिस्ट मिलते ही नहीं, कहते हैं हमको तो आप प्रमोट करते नहीं, हम कैसे प्रमोट कर देंगे? फिर हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा लगता है, एग्जीबिशन लगानी पड़ती है, ऑक्शन में ले जाना पड़ता है, स्टॉक खरीदना पड़ता है, तो रिलेशन पे डिपेंड करता है। फिर हम पोटेंशियल देखते हैं कि आर्टिस्ट में कितनी एजुकेशन है, कितना उसने स्किल डेवलपमेंट किया है, हुँ, फिर प्रेजेंटेबल कितना है, फिर फाइनली लॉयल्टी कितनी है। हुँ, हुँ, यदि वो कल हमने प्रमोट कर दिया और पेंटिंग मुझे नहीं देगा, तो मैं तो बेवकूफ़ बन गया ना। हुँ, हुँ।
तो ये तो बिजनेस की धाराएं हैं, बिजनेस की तरफ से साइड कर दीजिए, वो तो अपनी चलती रहेंगी। बट इसमें ये है कि एक आर्टिस्ट को अपने को प्रमोट करने के लिए, अपने को आगे आने के लिए इन चीजों को समझना होगा। अच्छा, अब वो कई लेयर्स इसमें गड़बड़ हैं। एक तो गैलरी ओनर्स परफेक्ट नहीं है, उनको आर्ट एस्थेटिक मालूम ही नहीं है, रसा थियरी मालूम ही नहीं है, इंडियन सिविलाइजेशन का कुछ पता ही नहीं है। थोड़े पैसे हैं, जगह हुई, टाई लगाए, पेंटिंग टांग दो, मैं गैलरी ओनर हूँ जी, बताइए क्या करना है। हम जैसे थोड़े ना कि पूरी जिंदगी अब 40-45 साल से सीखने में ही लगा दी, आर्टिस्टों की पेंटिंग ढो रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, फ्रेमिंग करवा रहे हैं, इनवाइट बनवा रहे हैं, कैटलॉग बन रहा है, पोस्टर छप रहे हैं, उनके साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि वो कौन सी फिलॉसफी को लेके चल रहे हैं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप किस एनवायरनमेंट पे हुए, तो उनकी जो लाइफ से जो उन्होंने गेन किया वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं पेंटिंग में। ओरिजिनलिटी तो तभी आएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब एक्सपीरियंस तो रह जाते हैं। तो क्या है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये सब हो नहीं रहा है। हम जैसे इक्का दुक्का लोग क्या कर लेंगे? मैं पार्लियामेंट में जब 535 में से मैं अकेला एमपी बन जाऊंगा तो क्या कर लूंगा? कुछ वैसे ही बिल्कुल मेरी हालत वही है। आई कांट डू तो एनीथिंग। जैसे आप जब एक दिल्ली आते हैं तो एक असिस्टेंट के तौर पर एक आर्ट गैलरी से जुड़ते हैं और फिर एक लंबा सफ़र तय करते हुए इन कलाकारों से आपका मिलना-जुलना, संबंध बनना, जानकारी हासिल करते चले गए आप और फिर एक आर्ट गैलरी खड़ा करना जी। और फिर ये प्रोग्रेसिव आर्ट गैलरी का सपना कैसे साकार हुआ? हुआ क्या कि जब नौकरी छोड़ी और ये हुआ कि अब मैं देखूं कि मैंने जो सीखा है उसको मैं यूज में ला सकता हूँ कि नहीं, क्या क्यों सीखा है। फिर 12 साल की ट्रेनिंग बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल मामला था। आर्टिस्टों से कुछ इस तरह की ज्ञान प्राप्त हो गए थे कि जो सीखते हैं उसको इम्प्लीकेट भी करते हैं। तो हुआ क्या कि सूजा से मैंने कहा कि सर हमारी गैलरी का नाम क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, थोड़ा सा सोच के बोला, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट मेरा रहा है, तुम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट गैलरी बना लो। अब देखिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, लोग एक से एक पैसे वाले गैलरी चला रहे थे, लेकिन मुझे ब्लेसिंग मिली, साथ होने की ब्लेसिंग मिली। फिर हुसैन साहब ने कहा, बिल्कुल यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस। तो अभी हमने 2023 में प्रोग्रेसिव ग्रुप का 75 साल, ये डायमंड जुबली थी और मेरी गैलरी का 25वां साल था। तो ये हमने अभी सेलिब्रेट किया। तो दुबई में क्यों शुरू किया आपने? मेरा बेटा जैसे सबके बच्चे पढ़ के एमबीए करके फिर कुछ न कुछ करते हैं, तो वो भी एमबीए किया तो बोला कि पापा देखता हूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए, आई विल ज्वाइन द जॉब और मे बी व्हाटएवर। मैंने कहा तू कुछ भी करने से पहले एक काम कर, तू जरा 2-4 कंट्रियों के एक चक्कर लगा के यार, थोड़ा गैली फैली देख। तो आई सेंड हिम टू यूरोप। मैंने कहा फ्रांस जा, लंदन जा, जर्मनी जा। गया, स्वीडन गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गया, घूम घाम के आया। तो कहता नहीं मैं तो आर्ट गैलरी करना चाहता हूँ। ये समय था 2011। क्योंकि बचपन से वही देखा था। वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था, लेकिन वो बाहर जाके देखा तो सोचा, मैं इंसिस्ट किया था कि गैलरियों में जाना तुम और म्यूजियम्स वगैरह देखना। तो वो देखा कि सब अच्छे अच्छे लोग घूम रहे हैं, अब बढ़िया वेल ड्रेस पीपल और मूविंग अराउंड, और कुछ अच्छी चीज तो होगी। फिर वो देखा था ही। फिर मैंने उसको, क्या हुआ कि उसी टाइम एक हमारी बड़ी सेल हुई, कोई क्लाइंट था 2011 में। तो उसमें करीब यहाँ कहना चाहिए बड़ी अमाउंट ऑफ कैश एंड ट्रांजैक्शन हुआ। तो मैंने कहा तुम ये कर लो, मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उसको लगा इतना पैसा आता है। फिर वो कहता है मैं तो यही करूँगा।
फिर अभी हुसैन साहब जिंदा थे। हम्म। मैंने कहा चल तो तेरा हुसैन साहब से स्टार्टअप करवाता हूँ। तो हुसैन साहब दुबई में थे। मैंने इसको कहा कि तू 5-6 दिन मिल के आ। उनको फ़ोन किया, बोले आने दो। एयरपोर्ट पे वो लेने आए, 6 दिन अपने घर रखा और बोला कि मेरी दुबई में अभी तक सोलो एग्जीबिशन मेरा नहीं हुआ है, तू करेगा, तू दुबई गैलरी खोल। वाह। तो मेरे को क्या हुआ कि जो 40 साल में एक छोटी सी लेगेसी बनी थी, ही स्टार्टेड टेकिंग इट फॉरवर्ड। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं कि जब बच्चे अपनी खानदानी और फिर वर्ल्ड में क्या होता है कि जब कोई कंपनी खुलती है तो उसके जो लोग फाउंडर होते हैं उनके बच्चे ना उन चीज़ों को हिस्ट्री बना देते हैं। कोई कंपनी 200 साल पहले खुली, कोई 150 साल पहले खुली, कोई 300 साल पहले खुली। हम लोग क्या है एक जनरेशन के बाद छोड़ देते हैं। अक्सर ये देखा गया है, बिल्कुल। तो हमको बड़ी खुशी हुई कि मेरी लेगेसी को तो कोई संभालने वाला आ गया, अब हिस्ट्री तो बननी ही है। तो एवरीवन ऑफ इन आवर कंट्री शुड लर्न दैट कि चीजों को इतना आसानी से मत छोड़ो, जो भी है उसको एक इतिहास उसका बना दो। इतिहास रच दो किसी भी चीज में रचा जा सकता है। तो एक तो वो बेटा आ गया। आपका प्रश्न मैं भूल गया, आपने जो पूछा था जिसका मुझे जवाब देना था। मैं भी भूल गई मैंने क्या पूछा तो बट तो नहीं आपने ये कहा कि गैलरी कैसे खोली है क्या। दूसरा, मेरे पास पैसे नहीं थे, जो अभी मैं भीड़ में पीछे हूँ। यदि मैं कहूँ कि हिंदुस्तान की 4 गैलरियों में एक हूँ, तो मैं नंबर 1 इसलिए नहीं बना कि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि सारा पैसा तो मैं गांव अपने पिताजी को भेज रहा था, मकान बन रहा था, ट्रैक्टर खरीदे जा रहे थे, ट्यूबवेल लग रहा था, बच्चों की लेकिन आपने शादी उस कर जिम्मेदारी को भी अच्छे से निभाया है। मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी और जिम्मेदारी होती तो और भी निभाता। वो मुझे सबसे मेरी खुशी का प्राइड का मैटर है। लेकिन अगर हम कलाकारों की बात करें तो आज के युवा कलाकार हैं, उनको इतना लंबे सफर के बाद कुछ गाइडेंस मिलनी चाहिए, कुछ गुरु मंत्र मिलना चाहिए। और तो कौन देगा? नहीं आपने अपने अनुभव से उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो मेरे ख्याल से मैं कहूँगा कि जैसे 12 करके बीएफए करते हैं, एजुकेशन होती नहीं है, तो एक तो एजुकेट हों, स्किल डेवलपमेंट करें, लायल हों, अच्छे इंसान बने, अपने जीवन शैली में जो अनुभव किया है उसको एस्थेटिकली कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, विजुअल लैंग्वेज में करें, फिर किसी बढ़िया पढ़े लिखे गैलरी ओनर से मिलें, वो प्रमोटर भी होगा, आगे बढ़ जाएंगे सबके लिए। यदि मेरे जैसे आदमी के लिए जिसके पास 200 रुपया और एक कंबल लेके आया हो दिल्ली और देश की लीडिंग गैलरी बना सकता है, तो सबके लिए संभावनाएं हैं। मैं कोई स्पेशल थोड़े ना हूं, कोई भी कर सकता है। तो कोई आर्टिस्ट भी बड़ा हुसैन साहब जो फुटपाथ पे सोते थे, बॉम्बे में बारिश होती थी तो बिस्तर इकट्ठा करके और रात भर खड़े रहते थे, तो वो इतने बड़े कलाकार बन सकते हैं, तो और कोई क्यों नहीं। तो कुछ भी असंभव नहीं है। और लेकिन एंड ऑफ द ये यदि मैं बात करूं तो मुझे जो अच्छा लगता है, क्या मेरी जो जर्नी है वो सबसे सुंदर है, भव्य इसलिए है कि एक मेरी जर्नी जो है एग्रीकल्चर टू आर्ट है। बीच में मैं कोई सीढ़ी नहीं चढ़ता, डेस्टिनी मुझे इतनी हेल्प करती है। खेती की जानता हूं, आर्ट जानता हूं, आर्ट नहीं करूंगा तो फिर खेती कर लूंगा, बीच का मुझे कुछ नहीं आता। द गुड पार्ट वेयर आई फील प्राइड दैट इन सिंगल जनरेशन माई ट्रांसफॉर्मेशन, कृषि से कला तक। अमेजिंग, कृषि से कला तक, बहुत सुंदर। ये किसी का भी हो सकता है, मैं ये संभावनाएं क्यों रोकूं। मैं उदाहरण हूं ना, आ जाओ तुम भी, चलो सब चलो। स्पेशली दीप्तो पे बात करना चाहूंगा।
वो एक होनहार देश का कलाकार है और मैं उस पे मेरी संभावनाएं बहुत हैं और मैं कुछ उस पे प्रयोग करने की तैयारी कर रहा हूँ और बहुत जल्दी ही वो खुशखबरी मिलेगी। बट उसमें बहुत हुनर है, एकदम पैशनेट है, कमिटेड है और वो जानता भी है, थोड़ा पढ़ा लिखा भी है, थोड़ा महसूस कर चिंतन करता है, ये करता है। तो बट कोई ऐसे कलाकार को क्यूरेट करना जो कि अभी सपना है, अधूरा रह गया हो? जैसे ये 5-6 कलाकार प्रोग्रेसिव ग्रुप के थे, उनके 5-6 एसोसिएट्स हुए हैं, गायटोंडे, तैयब, अकबर पदमसी, राम कुमार, कृष्ण खन्ना, फिर 5-6 और हुए हैं जिसमें मंजीत बावा और गणेश पायन, विकास भट्टाचार्य, ये कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं। इस तरह से मैंने सोचा कि नई जनरेशन में अपने बेटे के लिए 5-6 अच्छे कलाकारों का चयन करूं और जो मैंने क्राइटेरिया बनाया सिलेक्शन का, उसमें पिछले 10 साल से अभी तक 2 आर्टिस्ट भी नहीं सिलेक्ट कर पाया। ओह, मतलब कलाकारों की जो असली कलाकार उनकी कमी है, इतनी कमी। तो यही तो चिंता की बात मैं आपसे कह रही तो हूँ यही कि तो चिंता की बात है, मैं मानता भी हूँ, आप सही कह रहे हैं, ये चिंता की बात है। क्योंकि आप आज के डेट में यूट्यूबर तो बनना चाहते हैं, लेकिन कला की ओर नहीं वो तो नहीं जाना बात ही चाहते। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते 10 मिनट। इवन उनके टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं, जो कंपोजिशन है, कलर कॉम्बिनेशन है, ड्राइंग्स हैं, कलर एप्लीकेशन है, टेक्निक है, उस पे भी बात नहीं कर सकते। वो अपना कुछ नहीं, सब नकल है, सब सिंपली ओरिएंटेड है, कुछ खास नहीं इसका है। मतलब कि मुझे लगता है कि जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स है हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, तो उसी तरह से कुछ ऐसा कंपल्सरीली क्रिएट किया जाना चाहिए ताकि बचपन से ही छात्रों को, छात्राओं को इसका एक्सपोज़र मिले और अ, एक प्रॉपर ऐसा ज़रिया बने, रास्ता बने कि उनको उसकी समझ दी जाए। देखिए, जब बहुत छोटे क्लास में प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि तुम चलो ये ग्लास बनाओ, ये बाल्टी बनाओ, ये फूल बनाओ, तो ये नहीं होता है कि उनको आर्ट सिखा रहे हैं, उनको सिखाते हैं तब वो फेज होता है कि हाउ टू कंसंट्रेट। एब्सोल्युटली। कितना कितना फर्क है। लोग सोचते हैं हम आर्ट सिखा रहे हैं, अभी क्या है, आर्टिस्ट बड़ा होकर भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो वो तो प्राइमरी से ही हम लोग गायब है ना, शुरुआती दौर से ही गायब है। क्योंकि क्विक सक्सेस चाहिए, हाँ, इजी मनी चाहिए। एग्जैक्टली कॉपी कर रहे हैं, बाहर के कैटलॉग देखते हैं, अब तो इंटरनेट पे सब कुछ सुलभ है, उसमें से कुछ इधर उधर करके कुछ बनाते हैं, उससे थोड़े ना होता। अपनी पोएट्री को, अपनी थॉट प्रोसेस को, अपनी फिलॉसफी को, अपने बैकग्राउंड को जो जिसमें तुमने जिया उसको ट्रांसफॉर्म करना है, दैट इज ए पोएट्री। So instead of telling a poetry, you are trying to make something out of it, जो जिसका वजूद ही नहीं है, जो है ही नहीं है। चलिए, इस पर चिंतन होना चाहिए और इस पर मैं चाहूंगी दर्शक भी सोचें, कुछ इस पर दर्शक अमल करें, क्योंकि ये एक तरह की थेरेपी है। आर्ट इज अ काइंड ऑफ थेरेपी, थेरेपी, इट शुड एग्जिस्ट। ये देखिए, आर्ट ही है जो इंसान को इंसान बने रहने देगा और बनाना चाहता है। ये आर्ट नहीं होगा। आर्ट हर जगह है, आपके किचन में है, कपड़े में है, हेयर स्टाइल में है, बातचीत में है, उठने में है, बैठने में है, खाने में है। आर्ट कहाँ नहीं है? तो हमको फिर वही जीना होगा। तो ये एकदम थेरेपी है, एकदम थेरेपी है। मतलब आप घर में चल रहे हैं तो भी आप यदि क्लासिकल चलने की अप्रोच है तो है। बात करने की बीवी बच्चों से क्लासिकल अप्रोच है तो है। बिल्कुल। जीवन को सौंदर्य बोध देना, यही तो कला है, यही तो इंसानियत है, यही तो समाज को पहुंचना है। आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। सो नाइस जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने हमें समय दिया, बुलाया, अच्छा लगा।
हमारी बात किसी को खराब लगे तो ज़रूर माफ़ करेंगे। नहीं, नहीं, मैंने नहीं। थोड़ा-सा ब्लंटली बहुत सारी चीज़ें बहुत बोल ज़रूरी दी। भी है, हुँ, किसी कोई सामने आए और बोले क्योंकि इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है, चाहे हम सब हर चीज़ सरकार भी नहीं कर सकती, हम सबको कुछ सोचना होता है। सबको सोचना होता जी, है, बिल्कुल, सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत और क्यों क्यों ज़रूरी है कि जो मोदी जी नहीं सोचे वो हम नहीं सोचेंगे? क्या-क्या सोचेंगे बेचारे वो? बिल्कुल सही है। बट हमने थोड़ी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि हम थोड़ी डिप्लोमैटिकली नहीं बोला मैंने, थोड़ा हुँ। ब्लंटली बोला। नहीं, नहीं, बिल्कुल आई आपने थिंक व्हिच सही इज़ बोला। गुड फॉर द पीपल। हाँ, हुँ, बट जो भी है, जैसा चलिए, है। जी, थैंक यू सो मच हमारे थैंक यू, शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ एक नई हस्ती के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार और आपसे अनुरोध करूँगी कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से साझा करें, उन तक पहुँचाएँ ताकि हम सब इस विषय में सोच सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।